दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पहली नज़र में आपको अजीब लग सकती है, शायद शॉकिंग भी। क्योंकि आम तौर पे जब कहीं रेजिम चेंज, कूप या सत्ता पलट की बात होती है, तो सबको लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को हुआ होगा। लेकिन अगर आप पूरे वेनेजुएला एपिसोड को ऑयल इकोनॉमिक्स और रिफाइनिंग रियलिटी के लेंस से देखेंगे, तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आएगी। सच्चाई ये है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है, उसका फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा अमेरिका से ज़्यादा इंडिया को मिलने की पूरी संभावना है। और ये एक नहीं बल्कि डबल एडवांटेज वाला मामला है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेनेजुएला इतना क्रिटिकल क्यों है। दुनिया में सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान या अमेरिका के पास नहीं है। लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं और ये डाटा डिकेड से ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंटली सामने आता रहा है। यही वजह है कि ट्रम्प जैसे लीडर्स खुलेआम कहते रहे हैं कि वेनेजुएला का ऑयल स्ट्रेटेजिक एसेट है। लेकिन यहाँ खेल सिर्फ ऑयल निकालने का नहीं है, बल्कि उससे पैसा कमाने का है। अब यहाँ असली कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल नॉर्मल क्रूड नहीं है। ये अल्ट्रा हैवी और हाई सल्फर क्रूड है, जिसे सीधे यूज नहीं किया जा सकता। क्रूड ऑयल का मतलब ये नहीं होता कि आपने जमीन से निकाला और गाड़ी या जहाज में डाल दिया। क्रूड को रिफाइन करना पड़ता है और रिफाइनिंग के बाद ही पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी, केरोसिन और हैवी फ्यूल ऑयल जैसी चीजें निकलती हैं। और यही रिफाइनिंग प्रोसेस सबसे बड़ा बॉटलनेक है। ऑयल इंडस्ट्री में एक बहुत बेसिक लेकिन ब्रूटल ट्रूथ है, हर रिफाइनरी हर क्रूड के लिए बनी ही नहीं होती। सऊदी क्रूड, ईरानियन क्रूड, इराकी क्रूड और वेनेजुएलन क्रूड, सबकी केमिस्ट्री अलग होती है। सल्फर कंटेंट अलग, डेंसिटी अलग, विस्कोसिटी अलग और कंटामिनेंट्स अलग। वेनेजुएला का क्रूड तो इस मामले में एक्सट्रीम कैटेगरी में आता है। इतना हैवी कि सामान्य रिफाइनरी सिस्टम्स इसे एफिशिएंटली हैंडल ही नहीं कर पाते। इसी वजह से डेकेड्स तक सैंक्शंस के कारण वेनेजुएला का क्रूड मार्केट से प्रैक्टिकली कट ऑफ रहा और किसी ने इसके लिए लार्ज स्केल न्यू रिफाइनरीज बनाने की जरूरत ही नहीं समझी। अब यहाँ इंडिया एंट्री करता है। इंडिया ने पिछले कई दशकों में कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग कैपेबिलिटी पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। जामनगर रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क्स माने जाते हैं। पब्लिकली अवेलेबल इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक इंडिया लगभग 3 मिलियन बैरल्स पर डे तक वेनेजुएलन टाइप हैवी क्रूड रिफाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है। कंपैरिजन के लिए देखें तो वेनेजुएला खुद करीब 800,000 बैरल्स पर डे के आसपास ही रिफाइन कर पाता है और अमेरिका की कैपेबिलिटी 200,000 से 300,000 बैरल्स पर डे के रेंज में बताई जाती है। मतलब साफ है, इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जिसके पास स्केल प्लस टेक्नोलॉजी दोनों है। यही वजह है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के क्रूड से पैसा कमाना चाहता है, तो वह क्रूड किसी गैराज में खड़ा नहीं कर सकता, उसे रिफाइन करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिकल रियलिटी यह है कि इंडिया के बिना यह इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं बनता। यही कारण है कि एनर्जी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सैंक्शंस हटने की स्थिति में वेनेजुएलन क्रूड का नेचुरल डेस्टिनेशन इंडिया बनता है, ठीक वैसे ही जैसे डिस्काउंटेड रशियन क्रूड के साथ हुआ था। अब यहाँ दूसरा फायदा समझिए। वेनेजुएला में इंडिया ने ईयर्स पहले ऑयल फील्ड्स और एनर्जी प्रोज एसटीटीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। सैंक्शंस की वजह से वो इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली फ्रीज हो गई। इंडियन कंपनीज अपना पैसा वापस मांग रही थी, लेकिन मडुरो गवर्नमेंट के पास ना लिक्विडिटी थी ना फ्लेक्सिबिलिटी। रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स के मुताबिक सैंक्शंस हटने के बाद नई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में यह ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट रिलीज होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। यानी एक तरफ फ्यूचर रिफाइनिंग प्रॉफिट, दूसरी तरफ पास्ट इन्वेस्टमेंट रिकवरी, यही डबल एडवांटेज है। अब अक्सर लोग कहते हैं अमेरिका के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वह खुद रिफाइनरी क्यों नहीं बना लेता। ये सवाल सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। रिफाइनरी कोई मॉल नहीं होती जिसे एक साल में खड़ा कर दिया जाए। जामनगर जैसी रिफाइनरी बनने में डेकेड्स, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम लगता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक अल्ट्रा हैवी क्रूड रिफाइनरी बनाने में मिनिमम 8 to 10 ईयर्स लगते हैं और तब भी एफिशिएंसी इंडिया जैसी लेगेसी सिस्टम से मैच करना मुश्किल होता है। यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अमेरिका के पास प्रैक्टिकली कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब टाइमलाइन समझिए। वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्रोसेस के चलते इलेक्शंस, रिकॉग्निशन और सैंक्शंस नेगोशिएशन में 3 to 6 मंथ्स का रियलिस्टिक विंडो माना जा रहा है। उसके बाद क्रूड मार्केट में री एंट्री शुरू हो सकती है और जैसे ही वेनेजुएलन क्रूड ओपन मार्केट में आता है, इंडिया नेचुरली सबसे बड़ा बायर और प्रोसेसर बन जाता है। एनालिस्ट का मानना है कि उस स्टेज पर इंडिया के पास इतने डिस्काउंटेड ऑप्शंस होंगे कि रशियन क्रूड की बार्गेनिंग पावर भी डाइल्यूट हो सकती है।
तो दोस्तों, वेनेजुएला का ये पूरा एपिसोड सिर्फ पॉलिटिक्स या रेजिम चेंज की स्टोरी नहीं है। ये एनर्जी इकोनॉमिक्स, रिफाइनरी कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की कहानी है। हेडलाइंस में भले ही अमेरिका का नाम दिखे, लेकिन बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा विनर बनने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया दिखाई देता है। अब सवाल यह है, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को क्वाइटली कैश करेगा, जैसे उसने रशियन क्रूड के साथ किया, या जियोपॉलिटिक्स बीच में कोई नया ट्विस्ट ले आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप ग्लोबल इवेंट्स को हेडलाइंस नहीं, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के लेंस से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।